भारत में बड़ा ही एक नॉर्मल सिस्टम कार्य करता है कि अगर कोई बीमार है तो थोड़ी बहुत बीमारियों के बारे में तो लोग अपने मन से दवाएं डिसाइड कर लेते हैं। मेडिकल साइंस में हज़ारों दवाओं को प्रतिबंधित किया गया है कि जब तक किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन न मिले इसे बेचा नहीं जा सकता, लेकिन नियमों का पालन ना के बराबर होता है और ऐसी दवाएं खतरे को ज़्यादा बढ़ाती हैं। कोई रोगाणु किसी एक दवा के प्रति प्रतिरोधी है लेकिन दूसरी दवा का असर हो रहा है, तब तक तो बात फिर भी ठीक है, कंट्रोल में है। लेकिन अगर किसी पर किसी भी दवा का असर ना हो तो ये खतरनाक है। तो कोरोना काल आने के बाद से हमने इस बात को ज़्यादा बेहतर ढंग से महसूस किया कि मानव में होने वाले ज़्यादातर रोग जो हैं उनमें जानवरों का योगदान, पर्यावरण का योगदान भी बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि मानव हर बार अपनी गलतियों से बीमार नहीं हो रहा है, अपने आसपास के पर्यावरण और अपने आसपास के जंतुओं से भी बीमारी को ट्रांसफ़र कर रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस में। और आज हम अपने प्रज्ञान सीरीज़ के अगले वीडियो को लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में कुछ ज़रूरी बातों को देखने वाले हैं। आज का ये सेशन बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में खासकर बीमारियों, वैक्सीनेशन, टीकाकरण और अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातों को इंक्लूड करता है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम किस प्रकार कार्य कर रहा है और उसके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं। तो आज के इस सेशन में हम कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कई सारी चीज़ों पर, जैसे कि ये डिजीज़ यानी बीमारियों के संबंध में सबसे पहली चिंता का विषय आज के समय में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट है, जिसको आप AMR के नाम से बुलाते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट के प्रमुख कारण क्या हैं और ये क्या है, आज के समय में ये बहुत ही चिंता का विषय है। WHO की तरफ से अगर हम इस शब्द की व्याख्या करें तो WHO इसे भविष्य की महामारी के रूप में कहता है कि आने वाले समय की चिंता बहुत बड़ी होने वाली है। इसीलिए हमें इसको जानने की ज़रूरत है। और इसी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट के अंतर्गत सबसे बड़ा शब्द जो आता है वो है सुपर बग। आखिर ये सुपर बग क्या है और WHO के अनुसार इसके बारे में क्या अवधारणाएं पेश की गई हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट से निपटने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे वन हेल्थ अप्रोच के बारे में, यानी वन हेल्थ दृष्टिकोण के बारे में। आप जानते हैं कि भारत में इस समय 2017 की स्वास्थ्य नीति कार्य कर रही है, लेकिन अभी की स्वास्थ्य नीति एलोपैथिक मेडिसिन केयर पर आधारित है। लेकिन आगे जाकर हम इस सिस्टम में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। दुनिया के हर विकसित और बड़े देश की तरह वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी को अप्लाई करना चाहते हैं, यानी एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य नीति। और ये स्वास्थ्य नीति का जो भाग रहेगा वो कुछ इस प्रकार कार्य करने वाला है कि हम पर्यावरण, पादप, जंतु और मानव सबको एकीकृत करेंगे अपने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। तो हम इस पर भी बात करेंगे, आखिर ये वन हेल्थ क्या है, वन हेल्थ का फ्रेमवर्क क्या है, क्या हमारी तैयारियां हैं, क्योंकि हम 2030 के आसपास इस पद्धति को भारत में लागू करने वाले हैं। भारत में वन हेल्थ की पहल को लेकर के हमने क्या क्या किया है और इसके लिए क्या आवश्यकता है आज के समय पर, हम इसकी बात कर ही क्यों रहे हैं। तो इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट होता क्या है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट एक ऐसी स्थिति है जब कोई सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद या परजीवी उन दवाओं, खासकर एंटी माइक्रोबियल के प्रति खुद को प्रतिरोधी बना लेता है, जिसे उसे नष्ट करने के लिए या उसकी वृद्धि को रोकने के लिए बनाया गया है। आप जानते हैं कि 1928 में जब हमारे सामने हमारी पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन आती है, और उस दिन के बाद से आज तक हमने कभी हेल्थ केयर सिस्टम में पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप जानते हैं आधुनिक समय में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरीके से आधारित हो चुका है एंटीबायोटिक मेडिसिन पर। आप एंटीबायोटिक कह लीजिए, एंटीवायरल कह लीजिए, एंटी फंगल कह लीजिए, सभी का मतलब एक ही है, ऐसे सूक्ष्म जीवों को मारने वाली दवाएं जो हमारे लिए रोग का कारक हैं। तो हम इन सभी दवाओं से उनको मारते हैं और अपने आप को सही करते हैं, यानी इलाज करते हैं। लेकिन इन सभी बातों को देखते हुए एक बात और समझ में आती है कि समय के साथ हम पूरी तरीके से एंटीबायोटिक मेडिसिन पर आधारित हो गए हैं। लेकिन यहीं पर चिंता ये विकसित हुई कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिन्होंने खुद को उन्हीं दवाओं के प्रति प्रतिरक्षी बना लिया है, यानी प्रतिरोध विकसित कर लिया है, जिन्हें उन्हें मारने के लिए या वृद्धि को रोकने के लिए बनाया गया था। यानी आसान भाषा में हम कहें तो एंटीबायोटिक दवाएं जो कि किसी कारक को, रोगाणु को मारती हैं,
अब वो रोगाणु इस दवा से अप्रभावित हो चुके हैं, यानी दवा के कारण उन्हें मारना संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध उत्पन्न हो चुका है। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यही वजह है कि जिन दवाओं पर हम आश्रित होकर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, अगर ये दवाएं ही कारगर नहीं होंगी तो फिर बीमारियों का इलाज कैसे होगा। यानी ऐसी बीमारी जो बढ़ती जाए, नियंत्रण ही ना हो पाए, तो यह महामारी का परिवर्तित रूप देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि हमें ये बहुत ही चिंता का विषय लगता है आज के समय में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। उपचार असफल हो जाते हैं क्योंकि जिन दवाओं से हम इलाज करते हैं उन्हीं का प्रभाव नहीं है। रोगों की अवधि बढ़ जाती है। जब तक शरीर की प्रतिरक्षा खुद ही रोग को समाप्त ना करे, तब तक ये बहुत ही ज़्यादा स्तर पर बढ़ जाता है। मृत्यु दर में वृद्धि होती है, क्योंकि सीधी बात है, अगर इलाज ही नहीं होगा तो मृत्यु दर तो ज़्यादा होने ही वाली है। तो मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। अब जिस मेडिसिन से इलाज होना था उसका असर हो नहीं रहा है, तो हम दुनिया भर की बाकी दवाओं का उपयोग करते हैं, बार बार उन्हें अप्लाई करते हैं। ऐसे में खर्च भी बढ़ता है, शरीर पर दवाओं के दुष्प्रभाव के नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारी आज के समय में चिंता है। और आसान भाषा में कहें तो दवा वही रहती है, लेकिन रोगजनक उस दवा से प्रभावित होना बंद कर देता है। ये है आपका एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। बहुत ही खतरनाक है आज के समय में ये। अगर हम इसके संबंध में कुछ प्रमुख बातों को देखें तो जितने भी अभी तक हमारे सामने कोई रोग वाहक हैं, एंटीबायोटिक दवाएं जाती हैं और उनको मारने का काम करती हैं, यानी दवा धीरे धीरे इसको समाप्त कर देती है। लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट के तहत इन सभी के अंदर कुछ ऐसी पद्धति विकसित हो जाती है जहां पर दवाओं का असर होना ही बंद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। आखिर इसके पीछे प्रमुख कारण क्या हैं? आखिर ये हो ही क्यों रहा है? तो इसके प्रमुख कारणों में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है एंटीबायोटिक दवाओं का अनुचित उपयोग। भारत में बड़ा ही एक नॉर्मल सिस्टम कार्य करता है कि अगर कोई बीमार है तो थोड़ी बहुत बीमारियों के बारे में तो लोग अपने मन से दवाएं डिसाइड कर लेते हैं। चलो अपने मन से नहीं भी किया तो किसी भी मेडिकल स्टोर में जाकर उनसे कहते हैं कि हमें इस बीमारी की दवा दे दो। यानी कि बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के असीमित मात्रा में अनियंत्रित प्रारूप में एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन किया जाता है। इसी तरीके से टीकाकरण का उपयोग बहुत ज़्यादा होना, या ये कहिए कि टीकाकरण पर ही आश्रित हो जाना। इसके बाद आता है कोर्स छोड़ देना। हर एक दवा के खाने की एक सीमित अवधि होती है, जिसे हम बीमारियों में रोगजनक के लिए कोर्स का नाम देते हैं। कुछ लोग इस कोर्स को पूरा करने से पहले, चूंकि बेनिफिट तो मिल ही जाते हैं, और इस रोग को होने से पहले कह देते हैं कि चलिए हम अब इस दवा को नहीं खाएंगे। ऐसे में इन खतरों के बढ़ने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। पशुओं के लिए भी एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, यानी पशुओं में उपयोग होगा, वहाँ से हम उसी उत्पादक पदार्थों को खाएंगे जो जंतुओं से मिलेंगे, और उसका हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव होगा। साथ ही साथ स्वच्छता और रोकथाम, रोगों की रोकथाम में कमी, यानी रोग अब फैलते ज़्यादा हैं। इन सभी चीज़ों के कारण ये सब हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट के प्रमुख कारणों को अगर हम देखें तो मनुष्यों में एंटीबायोटिक का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोग दवाएं खाने लगते हैं, तो ये दुष्प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा, बिना चिकित्सीय सलाह के स्वयं दवा ले लेना, ये तो इंडिया में हैबिट बन गई है। एंटीबायोटिक दवाओं का बिना पर्चे के आसानी से उपलब्ध होना। मेडिकल साइंस में हज़ारों दवाओं को प्रतिबंधित किया गया है कि जब तक किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन न मिले इसे बेचा नहीं जा सकता, लेकिन नियमों का पालन ना के बराबर होता है और ऐसी दवाएं खतरे को ज़्यादा बढ़ाती हैं। दवा का कोर्स लोग पूरा नहीं करते हैं। वायरल संक्रमण जैसे कि जुकाम और फ्लू आदि में भी अनावश्यक एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग। ये बहुत ही खास वर्ड है, वायरल संक्रमण, वायरल इन्फेक्शन। गला खराब होना, गले में दर्द होना, स्वेलिंग होना, बुखार आना, जुकाम होना लगभग हर बदलते हुए मौसम के साथ हमें देखने को मिलता है। और अगर किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो हर मौसम बदलने पर यह सब होता रहता है। यही वजह है ये इतने बड़े खतरे के रूप में है, क्योंकि ये है बड़ी सामान्य सी बात, 3-4-5 दिनों में अपने आप सही हो जाने वाला रोग है, लेकिन लोग इसको जल्दी सही करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं को खाते हैं। लेकिन है तो ये वायरल, और एंटीबैक्टीरियल दवाओं का या एंटीबायोटिक दवाओं का इस पर कोई असर नहीं होता है। फिर भी लोग ज़बरदस्ती दवा खा रहे हैं, तो प्रभाव कुछ नहीं है, लेकिन दवा खाना है और इससे इन दवाओं का दुरुपयोग बढ़ रहा है। इसके परिणाम से
बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोध को विकसित कर लेते हैं और यही आपका एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंट के नाम से बुलाया जाता है। आगे देखते हैं, अगर हम पशुपालन और पोल्ट्री में बात करें तो अत्यधिक उपयोग देखने को मिलता है हमें फार्म्स वगैरह में, जैसे कि मुर्गियों के लिए पोल्ट्री फार्म है और पशुपालन। पशुओं और मुर्गियों में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग केवल उपचार के लिए ही नहीं बल्कि विकास को बढ़ाने के लिए भी होता है। यानी जल्दी से जल्दी मुर्गियों के आकार को बढ़ाने, पशुओं के आकार को बढ़ाने, इवन सब्जियों के आकार को बढ़ाने में भी इसका उपयोग देखने को मिलता है। इससे प्रतिरोधी जीवाणु विकसित होकर भोजन श्रृंखला के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंचते हैं, क्योंकि इन्हीं सबसे भोजन प्राप्त होगा और ये डायरेक्टली शरीर में पहुंच जाएगा। संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण में कमी, जैसे अस्पतालों में अत्यधिक भीड़ है तो जल्दी से जल्दी इलाज करना है और जल्दी से जल्दी इलाज करने में असीमित मात्रा में दवाओं का उपयोग हो रहा है। उपकरणों का उचित नसबंदी न होना, यानी उपकरणों में सही ढंग से साफ सफाई को नहीं किया जाता। स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण के मानकों का पालन भी हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर नहीं होता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो इन बीमारियों के रिस्क को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें कि पर्यावरणीय प्रदूषण भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि जल स्रोतों में औषधि उद्योग का अपशिष्ट जाना। जरा सोचिए, बैक्टीरिया तो पानी में भी है और किसी एक मेडिसिन की फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट जिसमें एंटीबायोटिक दवाओं की अधिक मात्रा होगी पानी में मिश्रित होगा और उस पानी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो खुद को जिंदा रखने के लिए इन दवाओं के प्रति प्रतिरोध को विकसित करेंगे। अपने आप ये प्रतिरोधकता बढ़ेगी। मिट्टी में एंटीबायोटिक अवशेषों का पड़ा होना, अस्पतालों एवं पशुपालन से निकलने वाले अनुपचारित अपशिष्ट भी इस रिस्क को बढ़ाते हैं। और अंत में आता है कमज़ोर नियम और निगरानी, यानी वीक रेगुलेशन है। एंटीबायोटिक दवाओं का आसानी से उपलब्ध होना, चिकित्सीय पर्चों की उचित निगरानी का अभाव होना, घटिया यानी कि सब स्टैंडर्ड अथवा नकली दवाओं का उपयोग अधिक मात्रा में होना, तो ये सभी भी रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। और यही वजह है ये दवाएं इतनी आसानी से मार्केट में उपलब्ध है कि धीरे धीरे इसका रिस्क बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ये एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंट और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट के कुछ प्रमुख कारण। अन्य कारणों की अगर हम बात करें तो इसमें वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से प्रतिरोध जीवाणु तेजी से एक देश से दूसरे देश में फैलते हैं, जैसे कि आपने कोरोना को फैलते हुए देखा। ऐसे ही मेडिकल टूरिज्म भी एएमआर के वैश्विक प्रसार में योगदान देता है। मेडिकल टूरिज्म का मतलब है कि अगर किसी देश का नागरिक बीमार है और उसे किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधा विदेश में मिलने वाली है तो मेडिकल टूरिज्म के तहत वीज़ा जल्दी मिलता है, लोग जाते हैं, लेकिन बीमारी को लेकर जा रहे हैं तो बीमारी के फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। जन जागरूकता में कमी आती है, जैसे कि लोगों में एंटीबायोटिक के सही उपयोग के प्रति पर्याप्त जानकारी का अभाव। हमेशा डॉक्टर एक बात कहता है कि मैं आपको 3 दिन के लिए दवाएं दे रहा हूं, चौथे दिन आकर के दिखा दीजिएगा, लेकिन 3 दिनों में हमें आराम मिल जाता है और हम दवा को छोड़ देते हैं। लेकिन सही मायने में दवा का डोज कम से कम 4 दिन का होता है। यानी एंटीबायोटिक दवाओं को शुरू अगर किया है तो कम से कम 4 दिन तक तो इसे खाना ही होता है। डॉक्टर आपको 3 दिन की दवा इसलिए देता है क्योंकि 3 दिनों में अगर आपको आराम मिल गया तो ठीक, नहीं तो हम फिर से दवा को चेंज करेंगे बिना लंबा इंतज़ार किए। लेकिन लोग अपने सेल्फ अवेयरनेस की वजह से कि लोग ज़्यादा समझदार हैं और लोग बिना दवाओं के कंसर्न के बारे में जाने दवाओं को बीच में छोड़ देते हैं, यह भी एक प्रमुख कारण है। स्वास्थ्य की साक्षरता यानी हेल्थ के प्रति लिटरेसी का निम्न स्तर, शायद यही एक वजह है कि आज के एग्जामिनेशंस के अंतर्गत ये सारे टॉपिक शामिल कर दिए गए हैं। यूपीएससी की परीक्षा में साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट तो बैठते ही हैं, नॉन साइंस वाले भी हैं। फिर उन्हें ये सब साइंस क्यों पढ़ाई जा रही है, उसके पीछे कारण सिर्फ स्वास्थ्य के प्रति साक्षरता को विकसित करना है। नई एंटीबायोटिक दवाओं का धीमा विकास, अगर किसी बीमारी के प्रति एंटीबायोटिक दवाएं कारगर नहीं हैं तो हमें उससे बेहतर, मजबूत और ज़्यादा प्रभावी दवाएं विकसित करनी हैं। लेकिन इंडिया के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत अगर हम दवाएं बनाते हैं तो दवाओं का बनाना, उनकी टेस्टिंग होना, उसे मान्यता प्राप्त होना और मार्केट में ओपनली अवेलेबल होने में बहुत लंबा वक्त लगता है। तब तक समाज में बीमारी का फैलाव काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। यानी नई एंटीबायोटिक दवाओं के अनुसंधान एवं विकास की गति बहुत ही धीमी है, जबकि बैक्टीरिया तेजी से प्रतिरोध को विकसित कर रहे हैं।
तो दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। ये कुछ प्रमुख कारण हैं। अब हम आते हैं सुपर बग पे। एक ऐसा जीवाणु या ये कहिए कि एक ऐसा रोगाणु जिसने दवाओं के प्रति खुद को इतना प्रतिरोधी कर लिया है कि किसी भी दवा का असर उस पर नहीं होगा। यहाँ दो तरह का कंसर्न हो सकता है। कोई रोगाणु किसी एक दवा के प्रति प्रतिरोधी है लेकिन दूसरी दवा का असर हो रहा है, तब तक तो बात फिर भी ठीक है, कंट्रोल में है। लेकिन अगर किसी पर किसी भी दवा का असर ना हो तो ये खतरनाक है और इसी स्थिति को हम कहते हैं सुपर बग। सुपर बग ऐसे रोगजनक हैं जो ये एक या अनेक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। तो किसी एक दवा के प्रति अगर कोई प्रतिरोधी है तो हम दूसरी दवा से इलाज कर लेंगे, मामला थोड़ा गंभीर रहेगा लेकिन कंट्रोल में तो रहेगा। लेकिन यहाँ तो हालात ये हो जाती है कि जितनी भी दवाएं मारने के लिए उपलब्ध हैं वो सब असरगार नहीं हैं। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सुपर बग, यानी ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट या एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंट की आखिरी लिमिट है, लास्ट स्टेज होती है। और अगर ऐसा है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इस बीमारी के इलाज की दवा समाज में उपलब्ध नहीं है। इसका उपचार अंततः कठिन हो जाता है और वैश्विक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौतियां। WHO ने इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क बनाए हैं। WHO ने कुछ बातें साझा की हैं, जैसे कि WHO ने सुपर बग को उनके खतरे के आधार पर 3 भागों में बांट दिया है। पहले को हम कहते हैं क्रिटिकल प्रायोरिटी, अत्यधिक प्राथमिकता, जिन्हें सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया। दूसरा आता है हाई रिस्क, यानी मध्यम स्टेज में आता है। और तीसरा मध्यम प्राथमिकता, जो कि लोवेस्ट में आती है। यहाँ पर बात मध्यम की है लेकिन है ये लोवेस्ट स्तर पर, क्योंकि हाई रिस्क को क्रिटिकल, मध्यम रिस्क को हाई रिस्क में रखा गया और लोवेस्ट रिस्क को मीडियम में रखा गया है। तो इस प्रकार से अगर ये 3 प्रकार के भाग देखने को मिलते हैं तो ये अलग अलग तरह से अलग अलग बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास है। तो WHO ने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये आपके सामने सुपर बग है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। सुपर और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट लगभग एक समान बातें हैं, बस दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। इसके उदाहरणों को आप जरूर देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर आप उदाहरण की बात करें तो इसमें MRSA आता है, यानी कि आपका मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरस आता है, यानी कि एक बैक्टीरिया है। ये एक रेसिस्टेंट है जो कि दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बन चुका है। VRE आता है, यानी यहाँ पर विनकोमाइसिन रेसिस्टेंट आता है, यानी विनकोमाइसिन दवा के प्रति, ये भी एंटीबायोटिक दवा है। CRE आता है और ऐसे ही आता है XDR-TB, जो आज के समय में भारत की बहुत बड़ी चिंता है। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ड्रग रेसिस्टेंट TB। किसी भी तरह की दवाएं ही उपलब्ध नहीं है इस TB के इलाज के लिए। और आखिरी आता है जिसको हम कहते हैं PDR, यानी कि पैन ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। तो ये इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जिनको लेकर आज के समय में चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं। अगले पॉइंट पर बात करें कि AMR से निपटने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या प्रयास कर रहे हैं। इन सब का प्रतिनिधित्व जो है वो WHO कर रहा है, क्योंकि दुनिया के किसी भी गंभीर बीमारी के खतरे के बारे में जानना, उसके रिस्क का पता लगाना और आगे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं इन सभी के बारे में जानना, ये सभी कुछ WHO के द्वारा ही किया जाता है। अगर हम इसके ग्लोबल लेवल, वैश्विक स्तर की बात करें कि क्या प्रभाव हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, इसकी जो भूमिका है उसमें AMR को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट के नाम से बुलाया गया है। तो WHO इसे बहुत बड़ा खतरा मानता है। साथ ही साथ सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित करता है। AMR की निगरानी, सर्वेलेंस, रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश को भी जारी करती है। यानी कि कई तरीके की गाइडलाइंस भी हैं कि खतरा कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है, उसे नियंत्रित कैसे रखा जा सकता है। WHO ने ये सब गाइडलाइंस जारी करी। साथ ही दुनिया भर में ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट सर्विलेंस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ग्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट सर्विलेंस सिस्टम यानी कि ग्लास का स्टार्टिंग किया गया है। ये इसका पूरा नाम आपको याद रखना है। विभिन्न देशों में AMR की स्थिति की निगरानी करना, कहाँ पर कितना रिस्क बढ़ रहा है, प्रतिरोधी रोगजनकों के आंकड़े एकत्रित करना, कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, और देशों के बीच में डेटा को साझा कर वैश्विक रणनीति को तैयार करना। किसी देश में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट के मामले ज़्यादा खतरनाक हैं, किसी देश में कम खतरनाक हैं, लेकिन सभी प्रकार के रिस्क का पता लगाना
और एक फ्रेमवर्क तैयार करना वैश्विक स्तर पर, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है, जिसको हम ग्लास के नाम से बुलाते हैं। भारत ग्लास का सहभागी सदस्य है, यानी इंडिया भी इसमें शामिल है, क्योंकि भारत में भी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट के मामले धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं ट्राईपाइटाइट प्लस अलायंस। ये आपका ट्राईपाइटाइट प्लस अलायंस है, जिसमें कौन कौन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल हैं। यहाँ पर लिखा गया है, पहला WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, FAO है यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, WOAH है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, और UNEP है यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट भी है, एनिमल भी है, एग्रीकल्चर सिस्टम यानी प्लांट भी है, और ह्यूमन हेल्थ तो है ही। सारे फ्रेमवर्क एक साथ शामिल हैं, क्योंकि किसी भी जगह पर दुरुपयोग AMR को बढ़ावा दे सकता है। उद्देश्य क्या है? भारत में वन हेल्थ अप्रोच को बढ़ावा देना, यानी इन सभी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, एनिमल के लिए, प्लांट के लिए और ह्यूमन के लिए, सभी के लिए एक जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए रहेंगी तो अनडाउटली सभी को फायदा मिलेगा, बीमारियों का रिस्क कम रहेगा, और एक सजीव से दूसरे सजीव में बीमारी फैलने का रिस्क भी काफ़ी कम होगा। तो यह है आपका वन हेल्थ अप्रोच। मानव, पशु एवं पर्यावरण स्वास्थ्य के बीच समन्वय को स्थापित करना, संयुक्त निगरानी यानी कि ज्वाइंट सर्विलेंस एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। तो ज्वाइंट सर्विलेंस और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना इसके अंतर्गत प्रमुख कार्यों में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आखिर ये वन हेल्थ अप्रोच है क्या? तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि वन हेल्थ एक सामित यानी इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण है, जिसमें सब कुछ शामिल करना है। स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए बराबर होनी चाहिए, जैसे कि इसमें मानव स्वास्थ्य है, पशु स्वास्थ्य है और पर्यावरण स्वास्थ्य है। अगर ह्यूमन को हेल्दी रहना है तो हमारे आसपास के एनिमल भी हेल्दी रहने चाहिए और हमारा इन्वायरमेंट भी। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अतः रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए इन तीनों ही क्षेत्रों में समन्वित प्रयास आवश्यक हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं वन हेल्थ अप्रोच। आप इसे एक डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। वन हेल्थ अप्रोच क्या है? पर्यावरण का स्वास्थ्य, पशुओं का स्वास्थ्य, मानव के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो अगर स्वस्थ लोग ही स्वस्थ समाज और समृद्धि की आधारशिला हैं, तो हमें इन तीनों को ही स्वस्थ रखना होगा। टैगलाइन पढ़ लीजिए, स्वस्थ लोग ही स्वस्थ समाज और समृद्धि की आधारशिला हैं। स्वस्थ पर्यावरण सभी जीवन के लिए संतुलित और सतत विकास को सुनिश्चित करता है। स्वस्थ पशु मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए आवश्यक होते हैं। यही वजह है कि आपको इन सभी को एक साथ शामिल करना होगा। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रमुख तत्व आते हैं? तो बहुक्षेत्रीय सहयोग है, यानी मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र के बीच समन्वय और सहयोग। रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, संक्रामक रोगों की निगरानी, शीघ्र पता लगाना और प्रभावी नियंत्रण। अनुसंधान और नवाचार, नई तकनीकों और अनुसंधान के माध्यम से स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना। पर्यावरण संरक्षण यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग सभी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। और जन जागरूकता और शिक्षा, समाज में जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टैगलाइन के रूप में क्या कहा गया है? वन वर्ल्ड वन हेल्थ, यानी कि स्वस्थ ग्रह और सुरक्षित भविष्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैगलाइन है इसकी। अगले में आते हैं कि आखिर इसको लेकर के वैश्विक रूप से हमने क्या फ्रेमवर्क तैयार किए हैं, यानी कि क्या अप्रोच हमने तैयार की हैं। तो वैश्विक स्तर पर हमारे सामने WHO है, FAO है, WOAH है और UNEP, 4 संगठन हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हैं। प्रमुख कार्य क्या हैं? वन हेल्थ शासन, गवर्नेंस को मजबूत करना है, रोगों की निगरानी को बढ़ावा देना है, अनुसंधान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है और देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। सभी देश मिलकर इस फ्रेमवर्क पर काम करेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत किसी एक देश को नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को है। तो सभी के लिए बढ़ावा देना। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में वन हेल्थ की पहल क्या कहती है?
तो राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन है, नेशनल वन हेल्थ मिशन है, जिसे 2022 में स्टार्ट किया गया। याद रखें ये मिशन है, अभी पॉलिसी लॉन्च नहीं हुई है, 2030 का फ्रेमवर्क है उसका। प्रमुख विशेषता, भारत सरकार के द्वारा 2022 में प्रारंभ किया गया था। मानव, पशु एवं पर्यावरण स्वास्थ्य को एकीकृत करने की पहल रखता है। अगर हम प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो समेकित रोग निगरानी यानी कि इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस है, जूनोटिक डिजीज़ों की रोकथाम और तैयारी है। आप जानते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं जूनोटिक डिजीज़ के बारे में। ऐसी बीमारियां जो जंतुओं से मानव में फैलती हैं जूनोटिक कहलाती हैं। तो हमें जूनोटिक बीमारियों को भी कम से कम करने के प्रयास करने हैं। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट पर नियंत्रण रखना है। विभिन्न मंत्रालय एवं संसाधनों के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। ये सब कुछ हमने डिसाइड किया नेशनल वन हेल्थ मिशन 2022 के तहत। साथ ही अगर हम बात करें कि ICMR इसमें क्या योगदान देता है, तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, जो कि भारत का मेडिकल रिसर्च का सबसे प्राइम इंस्टीट्यूट है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका कार्य है मानव स्वास्थ्य संबंधी रोगों की निगरानी। जब भी कोई बीमारी मानव समुदाय के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रही होती है तो ICMR उस पर विशेष प्रकार के शोध और नियंत्रण के तरीकों पर कार्य करता है। मानव स्वास्थ्य संबंधी रोगों की निगरानी, AMR पर अनुसंधान, खतरे कितने ज़्यादा हैं। ऑल्दो अभी भारत में बहुत ज़्यादा ये सब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से भारत का समुदाय कार्य करता है, भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग होता है, अनडाउटली ये सब धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो पहले से ही इसको लेकर के हम शोध कर रहे हैं। रोगजनक यानी पैथोजेंस की पहचान और निगरानी, साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देना यानी वन हेल्थ अप्रोच को बढ़ावा देना ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा ICAR। सीधी सी बात है, मानव का स्वास्थ्य ज़रूरी है तो कृषि पौधों का स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। इसीलिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये पशु स्वास्थ्य की निगरानी करता है, पशु चिकित्सा दवाओं यानी वेटनरी ड्रग्स के उपयोग पर निगरानी करता है और पशुओं में रोग नियंत्रण और अनुसंधान भी करता है। यहाँ पर कृषि और पशु एक दूसरे से संबंधित हैं, इसीलिए दोनों को हम एक साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट, जो कि पुणे में स्थापित है। आज के समय में इसका योगदान नई हेल्थ पॉलिसी को लागू करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बड़ा है। यही वो सब फ्रेमवर्क डिसाइड करेगा जिसके बाद हम नई पॉलिसी को लॉन्च करेंगे। जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे मानव, पशु और पर्यावरण के बीच का समन्वय स्थापित करना, वन हेल्थ से संबंधित कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान करना। तो ये बहुत प्राइमरी पार्ट है वन हेल्थ सिस्टम का। अनुसंधान, निगरानी एवं नीति निर्माण में सहायता प्रदान करना, ये वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट पुणे का प्रावधान है। इसके बाद हम देखें कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। तो कोरोना काल आने के बाद से हमने इस बात को ज़्यादा बेहतर ढंग से महसूस किया कि मानव में होने वाले ज़्यादातर रोग जो हैं उनमें जानवरों का योगदान, पर्यावरण का योगदान भी बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि मानव हर बार अपनी गलतियों से बीमार नहीं हो रहा है, अपने आसपास के पर्यावरण और अपने आसपास के जंतुओं से भी बीमारी को ट्रांसफ़र कर रहा है। इसी रिस्क को हम देखेंगे। तो इसके प्रमुख कारण में लगभग 75% उभरते हुए संक्रामक रोग जूनोटिक होते हैं। यानी आज के समय में जितने नए उभरते हुए रोग हैं मानव के लिए 75% तो जानवरों से ही हम तक आ रहे हैं, यानी जूनोटिक हैं। वनों की कटाई, डिफॉरेस्ट्रेशन, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से मानव और वन्य जीवों के बीच का संपर्क बढ़ रहा है। सीधी सी बात है, मानव समुदाय अलग रहता है, जंगली जानवर अलग रहते हैं, लेकिन अगर जंगल काटे जाएंगे तो वो जानवर शहरों की ओर बढ़ते हैं और ऐसे में ह्यूमन और एनिमल का जो इंट्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आता है AMR, मनुष्यों, पशुओं एवं पर्यावरण के माध्यम से फैलता है, यानी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट मनुष्यों में, पशुओं में, पर्यावरण तीनों जगहों पर दवाओं के दुरुपयोग से बढ़ता है। इबोला, निपाह और कोविड-19 जैसी महामारियों ने पशु से मानव में संक्रमण के खतरे को बढ़ा दिया है, यानी बहुत ज़्यादा स्पष्ट किया है कि ज़्यादातर 75% बीमारियां जो हमें मिल रही हैं उनका कारण कहीं ना कहीं एनिमल से ट्रांसफ़र होना है। और यही वजह है
अगर हमें हेल्दी रहना है, अगर हम एनिमल को हेल्दी कर दें तो 75% बीमारियां तो डायरेक्टली मानव तक पहुंचना रुक जाएंगी। और इसीलिए वन हेल्थ अप्रोच इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी आज के हमारे इस सेशन की अपनी कहानी कि वन हेल्थ अप्रोच का कारण क्या है और ये क्यों आवश्यक है। तो सीधी सी बात है, पर्यावरण को स्वस्थ रखें तो संक्रामक बीमारियों में कमी, जंतुओं को स्वस्थ रखें तो जंतु से ह्यूमन में आने वाली 75% नई बीमारियां रुक जाएंगी। और मानव के स्वास्थ्य में अगर केवल 25% की बात है तो मानव में वैसे भी सीधा सा नियम फॉलो होता है, प्रिवेंटेशन इज़ द बेस्ट क्योर। यानी हम बीमारियों की देखभाल अगर कर पाएँ ठीक ढंग से तो रिस्क अपने आप कम हो जाता है। तो ये वन हेल्थ अप्रोच का सिस्टम है जो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स यानी आधुनिक समय के सबसे ज़रूरी पैरामीटर्स हैं। वन हेल्थ सिस्टम 2030 से भारत में लागू होने वाला है और इसीलिए आज के समय में कम से कम 2030 तक तो ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम 2030 तक करीब जाएंगे नए नए फ्रेमवर्क, नई नई पॉलिसीज़ और इसके इम्प्लीमेंटेशन हमारे सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने इस पर चर्चा की है, वन हेल्थ सिस्टम और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को लेकर के सारे थॉट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज का इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और बात करेंगे बायोटेक के कुछ और इम्पॉर्टेंट पहलुओं के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।